Very good morning, dear students, and today we are going to discuss on sustainable development. आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में विचार करेंगे। ये यूनिट 14 है और इंडियन इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? पहली बात तो इस शब्द को समझने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो चीज़ सस्टेन कर जाए, ऐसा विकास जो सस्टेनेबल हो, सतत, इसको हिंदी में कहते हैं सतत पोषणीय विकास। इसको क्या हिंदी में क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। मतलब जो लगातार चलता हो और जो सतत पोषणीय हो। बस पोषणीय का मतलब क्या होता है? पोषण शब्द से पोषणीय शब्द बना है। तो मतलब जो इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए, इन्वायरमेंट की जो नीड है उसको पूरा करते हुए विकास भी हो। विकास का मतलब तो आप समझते ही हैं। विकास जो हमारे आसपास की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सुधार आना विकास का एक आयाम है। जैसे सड़कें अच्छी बन जाना, गांव में अगर लाइब्रेरी नहीं तो लाइब्रेरी आ गई, गांव में स्कूल अगर नहीं तो स्कूल बन गए, या इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई, या इरिगेशन की व्यवस्थाएं हो गई। ये सब विकास के आयाम है। इकोनॉमिक और ये सोशल दोनों एस्पेक्ट पर इसको मेजर किया जाता है। और भी जैसे पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सभी विकास के ही पार्ट हैं। यहाँ पर हमारा फोकस आर्थिक विकास के ऊपर है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इन सच अ वे दैट not only takes care of needs of the present generation but also that of the future generation without damaging इन्वायरमेंट। मतलब पर्यावरण को बिना नुकसान किए हुए ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान किए बिना आज की जनरेशन का ध्यान तो रखता है, आगे आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखता है, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द रिविजन नोट्स। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? पर्यावरण। इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ है? पर्यावरण। हिंदी में भी जानना चाहिए। हाँ, किसी भी टेस्ट में हिंदी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हिंदी को जानना चाहिए। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस। जो कुछ भी प्लेनेट से हमको विरासत के रूप में मिला है। इनहेरिटेंस का मतलब विरासत के रूप में। इन्वायरमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लेनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्स हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। जो बायोटिक फैक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस ईच अदर। वो एक दूसरे को भी इंटरेक्ट करते हैं और उनके ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो भी हमको प्लेनेट से, इस ग्रह से जो मिला हुआ है, जो टोटलिटी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उनको ये क्या इंक्लूड करता है? इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर शामिल होते हैं और उनके आपस में इंटरेक्शन से जो प्रभाव से जो उत्पन्न होता है, वो भी उसमें शामिल होता है। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज विच सराउंड अस। इट इज द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। जितने भी बाह्य चीज़ें हमको दिखाई देती हैं हमसे अलग, जैसे हम कमरे में हैं तो कमरे के चारों तरफ जो कुछ भी है, बायोटिक एबायोटिक, वो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होगा, वो हमारा इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, विच सराउंड्स अस। इसको हम शॉर्टकट में अगर हम कहना चाहें तो इन्वायरमेंट इज नथिंग बट आवर सराउंडिंग सिस्टम। सराउंडिंग सिस्टम, जो कि हमारे आसपास जो कुछ भी है, ये बायोटिक भी हो सकता है, एबायोटिक भी हो सकता है। तो सराउंडिंग सिस्टम, इन्वायरमेंट क्या है? हमारा सराउंडिंग्स है। आवर सराउंडिंग इज नोन एज इन्वायरमेंट, अगर शॉर्टकट में बोला तो। फिजिकल इन्वायरमेंट दिस ऑल्सो नोन एज नॉन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इसमें क्या चीज़ होती है? नॉन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को हम फिजिकल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? तो लैंड है, वाटर है, क्लाइमेट है, माउंटेन्स है, मिनरल्स
all the sources which nature provides to us as a free gift, जो चीज हमको नेचर ने फ्री गिफ्ट के रूप में प्रोवाइड किया हुआ है। ध्यान देने की बात है, फ्री गिफ्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो फिजिकल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन्स। ये सारी चीजें सरकार ने पर्यावरण, सरकार मतलब प्रकृति सरकार है, इसको इस रूप से देख सकते हैं। इट इंक्लूड्स लैंड, वाटर, क्लाइमेट, माउंटेन, मिनरल्स एंड ऑल अदर सोर्सेज विच नेचर प्रोवाइड्स अस टू us as a free gift। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिविंग एनवायरनमेंट। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं? लिविंग एनवायरनमेंट कहते हैं। इट इंक्लूड्स ह्यूमन, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो इज रूट वर्ड। माइक्रो क्या है? रूट वर्ड। इससे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। माइक्रोस्कोप, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब स्मॉल। माइक्रो इंडिकेट्स द स्मॉल, मैक्रो समष्टि की बात करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ इन्वायरमेंट, फंक्शंस एंड रोल ऑफ इन्वायरमेंट। क्या है इन्वायरमेंट और का फंक्शन या रोल? सप्लाईज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। ये क्या करता है? रिसोर्स को सप्लाई करता है प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। एनवायरमेंट सप्लाई रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एनवायरमेंट क्या करता है? सप्लाई करता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। रीन्यूएबल इसको ऐसे पढ़ेंगे, री दोबारा, न्यूएबल मतलब नया, और एबल मतलब ये हमको दोबारा यूज करने योग्य जो हो जाए उसको रीन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा प्रयोग में ना आ सके। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन बी यूज्ड विदाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिकमिंग डिप्लीटेड और एग्जॉस्टेड। मतलब ऐसी संभावना न हो कि हम इसको यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे आप कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं इसको, हवा ये एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी, न तो पाकिस्तान कब्जा कर सकता है सोलर एनर्जी पर, न तो चाइना कब्जा कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स मतलब जिसकी कोई संभावना नहीं है कि ये डिप्लीट खत्म हो जाएंगे, हाँ ये घिसावट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट एग्जॉस्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड यूज लाइक फॉसिल फ्यूल। जैसे फॉसिल फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, ओवर यूज करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स। लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्स होते हैं ये वैसे रिसोर्स हैं जो समाप्त हो जाते हैं, कॉन्ट्ररी टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के विपरीत जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ एनवायरनमेंट का दूसरा है एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट। एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स। एसिमिलेट्स का मतलब क्या होता है? याद किया वो कोष्टक में, एब्जॉर्ब्स। तो एनवायरनमेंट क्या एब्जॉर्ब करता है? एनवायरनमेंट एसिमिलेट्स दैट इज एब्जॉर्ब्स ऑल द वेस्ट। ये स्क्रीन से हट गया था, सॉरी। दूसरा पॉइंट है अंडर फंक्शंस ऑफ रोल ऑफ एनवायरनमेंट में assimilation of waste. Environment assimilates that absorbs all the waste which generated during the process of production and consumption. प्रोडक्शन और कंजम्पशन के दौरान जो वेस्ट क्रिएट होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम एनवायरनमेंट करता है। तो एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है एनवायरनमेंट का। अगर ये फंक्शन नहीं हो एब्जॉर्प्शन तो संसार कूड़े का घर बन जाएगा और इट इज डिफिकल्ट फॉर सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स। थर्ड पॉइंट जो कि हमारा फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट का है, पहला पॉइंट सप्लाईज रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन है, दूसरा पॉइंट एसिमिलेशन ऑफ वेस्ट, तीसरा पॉइंट एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ जस्ट लाइक सन, सॉइल, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं लाइफ की, मतलब इसके बिना जीवन, जैसे होता है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे हम कहते हैं बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहते हैं। तो हम एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, वैसे अगर इन जनरल देखा जाए तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ अमिताभ बच्चन की मूवी दैट इज रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। सम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सन, सॉइल, वाटर एंड एयर आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट। So environment sustains life by providing these elements. तो
तो इन्वायरमेंट क्या है, लाइफ को सस्टेन करता है, सपोर्ट करता है एक प्रकार से, ये इसेंशियल एलिमेंट्स को प्रोवाइड करते हुए। जितने भी ये एलिमेंट्स हैं इनके बिना, सन के बिना, सन जानते हैं फोटोसिंथेसिस का सोर्स होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जो पेड़ पौधे के द्वारा किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दे एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका यूज करके वो अपना भोजन बनाते हैं पौधे, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और इस तरीके से एयर क्वालिटी मेंटेन हो जाती है। लेकिन जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो ये सारी समस्याएं उभर कर आ जाती हैं, और पराली जैसा है पंजाब में, हरियाणा में पराली जलाई जाती है स्पेशली पंजाब में, तो इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज करती है। Some basic necessities of life, sun, soil, water and air, are part of environment. So environment sustains life by providing these essential elements. चौथा पॉइंट है, it provides aesthetic services. Aesthetic services मतलब जो आप नेचुरल ब्यूटीज़ की बात करें तो वो हमारे एस्थेटिक सेंस, जिसे कहते हैं ना एस्थेटिक सेंस, ही हैज़ अ ग्रेट एस्थेटिक सेंस, चीज़ों को देखना और उसका मूल्यांकन करना। इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। इन्वायरमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज लाइक सीनरी एट्सेट्रा। जैसे आप चले जाओ हिमाचल चले जाओ, या जम्मू कश्मीर चले जाओ, ऊटी चले जाएं, हाँ, तो इस तरीके से की जो चीज़ें हैं वो प्रकृति के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। The environment also provides aesthetic services like scenery. It helps to enhance quality of life by providing scenic beauty like forest, water bodies, rainfall, waterfalls, deserts, mountains, etc. तो ये हमारे environment के जो functions थे, 4 हेड्स में हमने देखा। सप्लाई रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, दूसरा एसिमुलेशन ऑफ वेस्ट, तीसरा एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ, चौथा इट प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। आई होप इट इज़ यू लाइक दिस। इसके बाद हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कैरिंग कैपेसिटी। इट इम्प्लाइज 2 थिंग्स। तो इसको भी हम इसी में पार्ट में देखते हैं, फंक्शंस ऑफ, अलग वीडियो नहीं बनाएंगे इसमें। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या, इट इम्प्लाइज 2 थिंग्स। पहला है द रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड नॉट गो अबव द रेट ऑफ रिसोर्स जनरेशन। तो रिसोर्स जनरेशन, अगर इन्वायरमेंट को बचाना है तो रिसोर्स जनरेशन, जनरेशन मस्ट बी ग्रेटर देन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, जितना आप लेते हो प्रकृति से उससे ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। ये चीज़ घर परिवार में भी देखा जाए, जितना आप घर से लेते हो उससे ज़्यादा घर को दोगे तो भी घर चलेगा, घर टूटेगा नहीं, वरना घर टूट जाता है। इसी तरह आप देखो कॉइन बॉक्स है, कॉइन बॉक्स में से आप जितना लेते हो उससे ज़्यादा दोगे तो भी कॉइन बॉक्स भरेगा। इसी तरह अगर आप वाटर टेबल को देखें, भूजल स्तर की बात करें, तो आप लोग अगर जितना हैंडपम्प या ट्यूबवेल वगैरह से निकालते हैं पानी धरती के सीने से, अगर उसको वापस वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा उसको रिचार्ज नहीं करें तो क्या होगा, वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। और बहुत नीचे जाने का मतलब है कि आर्सेनिक और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, मिनरल्स, जो कि हानिकारक हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक कैरिंग कैपेसिटी है एनवायरनमेंट की, अगर उसका कैरिंग कैपेसिटी तब तक वो काम करती है जब तक कि रिसोर्स जनरेशन ज़्यादा हो और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कम हो। इसलिए फॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट था कैरिंग कैपेसिटी के अंतर्गत। पहला पॉइंट हमने देखा जिसको हमने इक्वेशन के रूप में डेवलप किया था, रिसोर्स जनरेशन इज ग्रेटर देन रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ कैरिंग कैपेसिटी। दूसरा पॉइंट है द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी, दैट इज एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। अगर प्रकृति की जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, और दिल्ली का एनवायरनमेंट डैमेज है। इसकी मुख्य वजह यही है कि एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है, मतलब रिसोर्स जनरेशन कम, और रिसोर्स जो मतलब इन्वायरमेंट को डैमेज करने वाला मतलब वेस्ट क्रिएशन ज़्यादा हो रहा है, और हमको इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और इसी तरह रिसाइकलिंग हम जितना कर पाएंगे वो भी हमारा एसिमुलेशन कैपेसिटी का पार्ट बन जाएगा, नॉट बाय द नेचर बट बाय द ह्यूमन बीइंग। इसलिए वेस्ट जितने प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उसको जस्ट वी शुड नॉट थ्रो इन द एयर और द एरियाज, and these areas it is going to affect the soil, it is going to affect the animals who try to eat the food from those wastes. So that's all for today's this first video on the sustainable development. I hope you like this. Thank you.